हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई आप कर रहे होंगे। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि अब हम जो थोड़ा सिलेबस है वो संस्कृत का करेंगे। जो भी आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं बच्चों, उनको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अपनी नोटबुक लेकर बैठें और जो भी मैं आपको नोट कराऊँ उसे आप नोट करते जाइए। तो बच्चों, आज हम जो संस्कृत का आपका डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर का सब्जेक्ट है संस्कृत, उसमें आज हम पढ़ेंगे धातु। धातु यानी क्रिया, कि क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं बच्चों। देखिए, जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी जो शब्द जिससे हमें क्या पता चल रहा है भाई किसी के काम के होने का। जैसे कोई मान लीजिए कोई जाता है, खाता है, पीता है, तो ये शब्द क्या है, इनसे हमें पता चल रहा है कि बालक क्या कर रहा है, बालक पढ़ रहा है, बालक खेल रहा है। तो जिनसे हमें पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, भाई खेल रहा है, पढ़ रहा है, जा रहा है, तो वे शब्द क्या है बच्चों, क्रिया। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यानी जिसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, संस्कृत में उसके मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो जैसे मूल धातुएं क्या हैं बच्चों, आप थोड़ा नोट कर लेंगे एग्जाम्पल के रूप में। पट पट, गच, कृड़, लिख, खाद, पच। इनके रूप कैसे चलते हैं, जैसे पट के कैसे चलेंगे बच्चों, पठती, गच के गचती, कृड़ कृड़ती, लिख लिखती, खाद खादती, पच पचती। तो बच्चों यहाँ पे मेन आपका क्वेश्चन आता है कि धातु में से कौन कौन सी धातुएं मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं बच्चों। देखिए बच्चों, कौन कौन सी धातुएं मोस्टली पूछी जाती हैं एग्जाम में। जैसे बच्चों हो गया हमारा पट धातु, नोट कर लेंगे। पट हुआ, भू धातु, अस धातु, क्रय धातु और दा धातु। ये बच्चों कुछ धातु रूप हैं जो आपको आपको याद करने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जैसे संज्ञा और सर्वनाम की भांति क्रिया के भी 3 वचन होते हैं। जैसे संज्ञा और सर्वनाम में आपने पढ़ा होगा कि वचन किसे कहते हैं, भाई जिनसे संख्या का बोध होता है कि एक वस्तु है, 2 वस्तु है, 3 वस्तु है। ठीक है भाई, अगर हम एक वस्तु दिखा रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगी, एक वचन के अंतर्गत आएगी। अगर हम 2 वस्तुएं दिखा रहे हैं किसी को, भाई ये क्या है, जैसे मान लीजिए जिन शब्दों से 2 वस्तुओं का बोध हो रहा हो उन्हें हम द्विवचन के अंतर्गत रखते हैं। बहुवचन में जिन शब्दों से 2 या से अधिक यानी 3 है, 3 से अधिक वस्तुएं हैं, उनका ज्ञान होता है, तो उन वस्तुओं ने हम बहुवचन के अंतर्गत रखते हैं। तो बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम की भांति क्रिया के भी 3 वचन होते हैं। आप यहाँ पे संख्या भी पूछ ली जाती है बच्चों कि वचन संस्कृत में वचन कितने होते हैं। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार से बच्चों सर्वनाम की भांति क्रिया के 3 पुरुष होते हैं। ये आपको बिल्कुल ऐसे टॉपिक में पढ़ाऊंगी बच्चों जो आपको बिल्कुल क्लियर करने हैं अपने। सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अगर आपसे संख्या पूछी जा रही है तो बच्चों जैसे मान लीजिए वचन कितने होते हैं संस्कृत में, यहाँ पे आप ये भी नोट करते रहेंगे। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, संस्कृत में 3 ही पुरुष होते हैं। एक कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगर लिंग की बात की जाती है तो संस्कृत में 3 ही लिंग होते हैं बच्चों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जबकि हिंदी में 2 लिंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि प्रथम पुरुष में हमारा कौन से व्यक्ति आते हैं, मध्यम पुरुष में कौन से आते हैं और उत्तम पुरुष में कौन से व्यक्ति आते हैं। तो देखिए बच्चों, सभी बच्चे बिल्कुल इसे अच्छे से क्लियर करेंगे, समझेंगे इस चीज़ को। बच्चों, प्रथम पुरुष में कौन आता है, वक्ता जिस प्रथम पुरुष के विषय में बात करता है। वक्ता कौन है, जैसे बताने वाला, जैसे कि इस टाइम पे मैं बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ बच्चों।
उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम प्रथम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। यानी जो वक्ता जिसकी भी बात कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि आज बालक ने ये पढ़ाई की, ठीक है, आज मुझे राम मिला था, तो जहाँ पे बालक है, राम है, या मैं आज किसान के पास गई थी तो किसान है, जो भी थर्ड पर्सन है वो प्रथम पुरुष में के अंतर्गत आता है बच्चों। ठीक है, जैसे सर्वनाम शब्द हैं जैसे से, तो, ते, यानी वह, वे दोनों, वे सब जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वक्ता जिस प्रथम पुरुष के विषय में बात कर रहा है, यानी जिस व्यक्ति के बारे में वो बात कर रहा है और वो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होता, कोई थर्ड व्यक्ति है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है बच्चों। सेकंड है हमारा मध्यम पुरुष, वक्ता अथवा लेखक, यानी वक्ता जिस व्यक्ति या व्यक्तियों से अपनी बात करता है, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। यानी वक्ता जिस व्यक्ति से, जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, अगर आप मेरे सामने हैं तो ठीक है, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, तो इसके अंतर्गत यानी आप, तो आप किस में आएंगे बच्चों? मध्यम पुरुष में। ठीक है, यानी जो सामने वाला पर्सन होता है जिससे वक्ता बात कर रहा होता है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे त्वम, युवा, यूयम। त्वम मीन्स तुम, युवा मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। ये सर्वनाम शब्द है बच्चों। थर्ड है उत्तम पुरुष, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। अब बच्चों इसके बाद आप नोट करेंगे धातु रूप के प्रकार। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि क्रिया के पद लिखिए। किसके? क्रिया के पद लिखिए। क्रिया के पद कितने होते हैं? तो जो धातु रूप के प्रकार है वो ही आपके पद होते हैं बच्चों। संस्कृत में धातुओं के दो भाग होते हैं, यानी संस्कृत में जो मुख्य रूप से धातुएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं जिन्हें पद कहते हैं। कौन कौन सी हैं? परिस्मेयपद और आत्मनेपद। ठीक है, कुछ क्रियाएं दोनों पदों में प्रयुक्त की जा सकती हैं, उन्हें हम उभयपदी कहते हैं। यानी कि आपके कितने हो गए टोटल? मुख्य रूप से दो हैं और एक और होती है उभयपदी। ठीक है, यानी कि ये तीन प्रकार हैं जिन्हें हम पद भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम इन्हें क्लियर करते हैं। देखिए, परिस्मेयपदी क्या होता है बच्चों? जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर अन्य यानी कर्म को मिलता है उन्हें परिस्मेयपदी धातु कहते हैं। यानी जिन क्रियाओं का फल कर्ता को स्वयं प्राप्त नहीं होता, वो अन्य को यानी कर्म को मिलता है, तो उसे परिस्मेयपदी धातु कहते हैं। जैसे मोहन पट्टी। कौन है? मोहन है पट्टी। ठीक, तो यहाँ पे पढ़ने का जो काम कर रहा है उसका जो फल है वो मोहन को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारी कौन कौन सी परिस्मेयपदी धातुएं हैं आप नोट कर लेंगे एग्जाम्पल में। भू, गम, पट, स्था, वद आदि। आत्मनेपदी, वाक्य में जिस धातु का फल कर्ता को मिले, यानी आत्मने यानी स्वयं को उसका फल प्राप्त हो रहा है, उसी आत्मनेपदी धातु कहते हैं। जैसे अहम, भुजे, यानी मैं खाता हूँ। लब, वध, भास, चिच, सेव आदि, तो ये आपकी आत्मनेपदी धातुएं हैं। उभयपदी, वाक्य में जिस धातु का फल कर्ता को और दूसरे को भी मिले उसे उभयपदी कहते हैं। जैसे अध्यापक है, कथ्यते। अध्यापक
इसमें जो फल है बच्चों धातु का, वो अध्यापक को भी मिलता है और जिससे वो बात कर रहा है, कह रहा है, उसको भी प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी धातुएं आती हैं बच्चों? पच, भज, खाद, याच आदि। तो ये हमने आज पद के बारे में पढ़े। यहाँ से क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, नोट कराती हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्लियर हो, दिखाई दे रहा है बच्चों? क्रिया किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप नोट कर लेंगे। जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। रामे पुस्तकम पठती, तो यहाँ पे पठती जो शब्द है वहाँ से पढ़ने का, ठीक है, तो इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है। तो क्रिया किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया है बच्चों। यहीं से बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में क्या कहते हैं? ठीक है, क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे राम है पुस्तकम पठती, इस वाक्य में पठती क्रिया का मूल रूप पठ है, अतः पठ धातु है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से अभी मैं इसको कराऊंगी आप पे। लकार या काल क्या है? लकार या काल, काल मीन्स बच्चों होता है समय, नोट कर लेंगे। और ये कितने प्रकार के होते हैं? लकार या काल प्रयोग की दृष्टि से क्रियाओं की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। संस्कृत में उन्हें लकारों द्वारा प्रकट किया जाता है। और संस्कृत में बच्चों 10 लकार होते हैं, लेकिन माध्यमिक स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो 5 लकारों का अध्ययन कराया जाता है। यहीं से बच्चों एक क्वेश्चन और बना है, क्रिया के पद लिखिए। जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है, क्रिया के निम्न मुख्यतः तो 2 होते हैं, और वैसे आप कितने बताएंगे कि 3 पद होते हैं, परिस्मेय पद, आत्मनेपद और उभय पद। तो इस तरह से आपके जो मैंने क्वेश्चन बताए, यहाँ तक आपको टॉपिक कराया है, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके बार बार रिपीट भी होते हैं। ठीक है, अभी हम लकार की बात कर रहे थे कि लकार या काल क्या होता है बच्चों। आप नोट कर लेंगे, इस चीज़ को नोट करते हुए जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ बेटा टॉपिक। देखिए बच्चों, संस्कृत में काल यानी समय का बोध कराने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है बच्चों कि हमें समय, संस्कृत में समय का बोध यानी ज्ञान किसके माध्यम से होता है, यानी किस प्रकार से होता है। तो जो हमें समय का यानी काल का ज्ञान होता है वो हमें लकारों के माध्यम से होता है। ठीक है, संस्कृत में 10 लकार होते हैं, परंतु माध्यमिक स्तर पर केवल 5 लकारों का ही प्रयोग कराया जाता है। वो कौन कौन से हैं जिनका हम यूज करते हैं? दिखाई दे रहा है बच्चों? देखिए, लट लकार फर्स्ट कौन सा है बच्चों? लट लकार, सेकंड लिट लकार, थर्ड लंग लकार, फोर्थ लोट लकार और फिफ्थ है विधिलिंग लकार। तो जो हमारा लट लकार है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? उससे हमें किसका वर्तमान काल का ज्ञान होता है, जिसके पहचान चिन्ह क्या होते हैं बच्चों? ता, ती, ते। ठीक है, ता, ती, ते, यानी कि जैसे मोहन पढ़ता है, वे सब पढ़ते हैं, तो उनके लास्ट में क्या आ रहा है? ता, ते। ठीक है, लिट लकार भविष्य काल का बोध कराता है हमें, जिसके क्या शब्द होते हैं बच्चों? गा, गी, गे, यानी मोहन पढ़ेगा, बालक जाएगा, सीता खाएगी, तो किसका? गा, गी, गे। रंग लकार बच्चों भूतकाल, भूतकाल का हमें जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं? था, थी, थे, या, ये। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों लोट लकार, ये होता है आज्ञावाचक। ठीक है, आज्ञा के अर्थ में लोट लकार जो हमारा है, लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग लकार का
जो प्रयोग किया जाता है बच्चों वो चाहिए के अर्थ में होता है, यानी कि जब हमसे बड़े पर्सन होते हैं, बड़े हमारे से जिनका हम सम्मान करते हैं, तो हम उन्हें ना आज्ञा दे सकते हैं, तो वहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे कि आपको अब खाना खा लेना चाहिए, ठीक है, आपको ये काम कर लेना चाहिए, तो हम वहाँ पे चाहिए शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम विधिलिंग लकार का बच्चों प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि संस्कृत में कितने लकार होते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं। कौन कौन से हैं? अब देखिए, बिल्कुल मैं आपको थोड़ा सा लर्न करने के पर्पज़ से भी बता रही हूँ बच्चों। जैसे हमने पढ़ा लट, कौन सा है बच्चों? लट लकार। हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा है लिट, जो हमारा भविष्यत काल है। तो यहीं से ल से ही हम सारे शब्द पहले बनाएंगे, लिट, लुट और लंग, लुंग, रिंग, लोट, विधिलिंग और आशीर्लिंग। ये बच्चों हमारे 10 लकार हैं। अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप यहाँ से बच्चों नोट कर सकते हैं इनको, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से आपको लिख के दिए हुए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इनको बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा, और संस्कृत समझने के लिए आपको ये बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है बच्चों। हो गया बच्चों, नोट कर लिया आपने सभी ने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बच्चों जब मैं आपको कुछ धातु रूप कराऊंगी तो उससे पहले ये टेबल बच्चों सभी को आपको आने चाहिए। ये टेबल आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे। बच्चों जैसे अभी हमने पढ़ा है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी प्रकार से संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, से मिस वह, तो मिस वे दोनों, ते वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। उत्तम पुरुष में कौन आता है? अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ठीक है बच्चों, ये 9 शब्द हैं और ये बिल्कुल आपको लर्न हो जाने चाहिए। यहीं से मैं आपको अनुवाद बनाने भी सिखाऊंगी। उसके लिए मुझे आवश्यकता होगी कि आप ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लें। आपने अगर नहीं हुआ हो तो आप यहाँ से ये टेबल आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, नोट कर सकते हैं। और बच्चों यहाँ से मैं आपको इस चीज़ का बताना चाह रही हूँ, जो ये हमारे 9 पर्सन है सर्वनाम शब्द, इसमें बच्चों मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जो ये 6 पर्सन है, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, ये बिल्कुल इनकी जो जगह है वो बिल्कुल फिक्स है, इनकी जगह कोई नहीं आ सकता। तो ये जहाँ पे तुम आएगा तो तुम मध्यम पुरुष के एक वचन में ही होंगे। अगर तुम दोनों आ रहा है तो तुम मध्यम पुरुष के द्विवचन के अंतर्गत ही आओगे। तुम सब हैं तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में आओगे, इसकी जगह कोई भी पर्सन नहीं आता। अब जो प्रथम पुरुष है उसमें बच्चों ये सर्वनाम शब्द हैं, इनकी जगह पे जो अदर पर्सन है वो भी आएंगे। जैसे मान लीजिए हम राम की बात कर रहे हैं, मोहन की बात कर रहे हैं, छात्र की बात कर रहे हैं, राजा की बात कर रहे हैं, अध्यापक की बात कर रहे हैं, किसान की बात करें, तो जो भी थर्ड पर्सन है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कराऊंगी, उससे पहले आपको ये टेबल बहुत अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको इतना ही कराऊंगी और इसी बिल्कुल आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपको काम कराऊं वो आपको इजीली समझ में आ जाए। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें बच्चों। थैंक यू।